बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग ठीक हैं? मेरा नाम तैयब नसीर है। स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट ई कैट सीरीज का अगला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं। एक लेक्चर था मोमेंटम से रिलेटेड, 2 लेक्चर्स हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रेलिवेंट डिस्कस किए। अगर बच्चों ने आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा जाके। इन वीडियोस में हमने एमडी कैट के पास्ट पेपर से कुछ एमसीक्यूज लिए और उनको सॉल्व करके आपको कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एमडी कैट ई कैट के बारे से, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। चलें आज हम कुछ इसके रेलिवेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 1 है, in which case work done will be greater। किस केस में वर्क ज्यादा होगा? ऑप्शन नंबर ए 100 जूल, ऑप्शन नंबर बी -100 जूल, ऑप्शन नंबर सी 200 जूल, ऑप्शन नंबर डी -1000 जूल। किस केस में ज्यादा वर्क होगा? और याद रखिएगा ये एमडी कैट 17 का एमसीक्यूज। अच्छा, बच्चे क्या करेंगे? जैसे ही बच्चे ऑप्शन देखेंगे कि ये 2 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो ध्यान जाएगा वो इस ऑप्शन की तरफ जाएगा, 200 जूल। दिस इज रॉन्ग। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वर्क के केस में जो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन है, ये जस्ट एक कन्वेंशन है। पॉजिटिव का वर्क, पॉजिटिव मींस सपोज अगर हम ग्रेविटी में हैं, वर्क कर रहे हैं, तो पॉजिटिव का हम कहते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, और नेगेटिव का मतलब है वर्क डन बाय अस अगेंस्ट द ग्रेविटी। लेकिन आप अगर कह रहे हो लेट्स से पॉजिटिव 100 जूल है, तो इसका मतलब है दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। और अगर मैं कहता हूं -100 जूल है, तो इसका मतलब है दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय अस नॉट ग्रेविटी। तो सिर्फ फर्क यह है कि वर्क कर कौन रहा है, वर्क करने वाली एजेंसी चेंज हो जाती है, अमाउंट ऑफ वर्क वही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेटर वर्क नहीं है 200 जूल, दिस इज ग्रेटर वर्क अमंग दीज 4 ऑप्शंस। -1000 जूल, माइनस ये बताएगा कि एजेंसी चेंज हो रही है, लेकिन अमाउंट देखिए ये 1000 जूल है, ये 200 है, ये 100 है, ये भी 100 है। तो ये -1000 जूल जो है ये ग्रेटर वर्क है, 200 जूल ग्रेटर वर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि एजेंसी चेंज हो रही है। सपोज अगर इधर वर्क ग्रेविटी कर रही है, तो यही यहां पर जो वर्क है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है, कोई दूसरी एजेंसी कर रही है। सिर्फ ये फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, नॉट ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यूज नंबर 2 है जी, वर्क डन is 0 if angle between force and displacement is option A 0 degree, option B 60 degree, option C 270 degree, ऑप्शन डी 360 डिग्री। ये भी एमडी कैट 17 का एमसीक्यूज। अब किस केस में वर्क डन जो है वो 0 होगा? अब वर्क का आपको फार्मूला पता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एंगल पे वो कॉस थीटा पे डिपेंड करते हैं, या तो फोर्स हो 0 या डी 0, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फोर्स भी है, डी भी है, एंगल की बात कर रहे हैं। अब चूंकि कॉस थीटा आ रहा है और मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने जो पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर 0 हो जाती है, कॉस थीटा की वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, कॉस थीटा 0 होता है जब 90 डिग्री का एंगल हो और 270 डिग्री का भी एंगल। 270 डिग्री पर भी 0 हो जाता है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। और आपको पता है 90 डिग्री और 270 पर ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है।
और 0 और 180 पर बेस होता है। और आपको पता है कॉज ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। लिहाजा जिस एंगल पर बेस आएगा वहां पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। 90 पर परपेंडिकुलर आ जाते हैं, 270 पर भी परपेंडिकुलर आता है ऑपोजिट। लिहाजा 90 और 270 डिग्रीज ऐसे एंगल हैं जिन एंगल पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लिहाजा राइट ऑप्शन इज 270 डिग्री। मोस्टली स्टूडेंट्स ने 90 डिग्री याद रखा होता है, 270 डिग्री याद नहीं रखा होता। ये एज इट इज एमसीक्यूज आया था। मैं जस्ट डिस्कस करने के लिए कि अगर सपोज मैं ये आपको एमसीक्यूज देता तो मैं इधर एक ऑप्शन बना देता, नन ऑफ दिस। तो आप स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सर 90 डिग्री पर पढ़ा था कि वर्क 0 होता है, 90 डिग्री का तो ऑप्शन ही नहीं था, लिहाजा हम डी पर चलेंगे। राइट ऑप्शन बेटा 270 डिग्री है। तो ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज इस कॉन्सेप्ट के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉस थीटा की वैल्यू किस किस एंगल पर 0 होती है। तो हमने देखा 90 डिग्री पर 0 होती है और 270 पर 0 होती है। साथ ये भी याद रख लीजिएगा साइन थीटा की वैल्यू किस पे 0 होती है, बेटा 0 डिग्री पर 0 होती है, 180 पर 0 होती है, 360 पर भी 0 हो जाती है, क्योंकि 360 दोबारा 0 डिग्री वाले स्केल पे वापस आ जाते हैं। तो दूसरा ये एमसीक्यू था, नोट कर लीजिएगा। तीसरा एमसीक्यूज है जी, थर्ड एमसीक्यूज इज following is a curve of force displacement ग्राफ। एमसीक्यूज में आपको एक ग्राफ मिलेगा, मैं ग्राफ बना देता हूं, नेक्स्ट फिर बाद में लिखूंगा। ये ग्राफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डी भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यूज हैं जी 10 है, 5 है और ये 10 है। इधर भी 5 है और ये 10 है। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। शेप कुछ ऐसी है जी, ये इस शेप का ग्राफ बना हुआ है। दिस इज फॉलोइंग इज अ कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये कर्व आ गया व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट वर्क डन। इस ग्राफ की मदद से आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो जी वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, हमें पता है, जरा गौर कीजिए, हमें पता है ये है फोर्स डिस्टेंस ग्राफ। और फोर्स डिस्टेंस ग्राफ का अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो वो एरिया हमें वर्क देता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एरिया ऑफ फोर्स डिस्टेंस ग्राफ गिव्स अस वर्क। अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है, जरा गौर कीजिए। अगर मैं इस शेप को देखूं तो ये एक रेक्टेंगल शेप बन रही है मेरे पास, ये रेक्टेंगल शेप है और वाई एक्सिस पर फोर्स है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है। ये इसकी लेंथ आ गई, दिस इज लेंथ जो कि 10 है वैल्यू, और यहां से लेकर यहां तक इसकी ये विड्थ आ गई 10 से लेकर 11 तक। और इसकी वैल्यू क्या हुई 1, क्योंकि 10 से शुरू हो रही है और 1 तक जा रही है। तो इसके लिए अगर मैं वर्क कैलकुलेट करूंगा, इसको W1 कह लीजिए, इट वुड बी 10 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। तो W1 इज इक्वल टू 10 जूल। ये इस पोर्शन का वर्क आया। अब सेकंड पोर्शन पर आइए, जरा गौर कीजिएगा। ये पोर्शन है मेरे पास, ठीक है, इसमें भी ये लेंथ है, लेकिन ये देखिए ये फोर्स डाउनवर्ड है, ये फोर्स अपवर्ड थी। आपको पता है अगर ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस पोर्शन के लिए जो वर्क कैलकुलेट करूंगा W2 इट वुड बी इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू तो 10 है लेकिन ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे वाली क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो -10। अब यहां से बॉडी मूव करके आगे जा रहा है, ये विड्थ है, तो 11 से 12 तक जाएगा। 11 से, ये 11 है, 11 से 12 तक जा रहा है, तो कितना कवर हुआ 1, तो विड्थ फिर से 1 हो गई, तो W2 इज इक्वल टू -10 जूल हो गया।
सेकंड पोर्शन के कोरस्पॉन्डिंग किया गया वर्क जो है ये -10 आ जाएगा। अब थर्ड पोर्शन का वर्क कैलकुलेट कीजिए, जरा गौर करें। अब बॉडी ने यहां से ऐसे अपवर्ड जाना है। वंस अगेन आपके पास थर्ड पोर्शन पर किया गया वर्क, ये उसकी लेंथ है, ये आपके पास आ गया 10 और 12 से 13 तक जा रहे हो, वंस अगेन 1 कवर कर रहे हो तो ये 1 आ गया। तो थर्ड के कोरस्पॉन्डिंग किया गया वर्क वंस अगेन 10 जूल आ गया। तो W1 W2 W3, तो टोटल वर्क W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 कितना बच्चों 10 है, प्लस ये -10 हो गया प्लस 10, ये 10 -10 से कट गया, यू हैव 10 जूल। तो इसका ऑप्शन से नंबर 1 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल। तो राइट ऑप्शन इज 10 जूल। दिस इज योर राइट ऑप्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको जरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये भी एमडी कैट 17 का एमसीक्यूज। लास्ट एमसीक्यूज एक और हम करते हैं, वो भी देख लीजिएगा। फर्ज करें जी क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन ऑफ mass 60 kg climbs up to 20 meter long staircase to reach building of 10-meter height. Calculate the work done by a man, provided that value of g is 10 meter per second square. कह रहे जी एक आदमी है, उस आदमी का मैस है 60 kg। ये बेटा केपीके में जो एंटी टेस्ट हुआ था 2017 में ही, उसका एमसीक्यूज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक आदमी है जिसका मैस 10 kg है, वो एक आदमी है जिसका मैस है 60 kg, वो इन सीढ़ियों की मदद से, और इन सीढ़ियों की टोटल लंबाई है 20 मीटर, इन सीढ़ियों की मदद से एक बिल्डिंग के टॉप पर जा रहा है, और ये जो बिल्डिंग का टॉप है, इस बिल्डिंग के टॉप की हाइट है 10 मीटर। अ मैन ऑफ mass 60 kg क्लाइंबिंग अप टू 20 मीटर लॉन्ग स्टेयरकेस, सीढ़ियों जो कि 20 मीटर लंबी सीढ़ियां हैं, टू रीच बिल्डिंग, एक बिल्डिंग पर पहुंचने के लिए, टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, उसकी हाइट है 10 मीटर बिल्डिंग की। कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ मैन, उस आदमी ने कितना वर्क कैलकुलेट किया, ये हमें आज डिस्कस करना है। आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये टॉपिक भी पढ़ा है, और आपने ये भी टॉपिक पढ़ा हुआ है वर्क डन बाय द ग्रेविटी। हम उसमें ये देखते हैं कि जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो हर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हर जैसे एक बॉडी फॉरवर्ड जा रहा है, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, तो आपको पता है हर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर की वर्क की वैल्यू 0 होती है। लिहाजा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। और बॉडी यहां से जाएगा, फिर ये आएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, जितने वर्टिकल कंपोनेंट, तमाम वर्टिकल कंपोनेंट्स को जब आप ऐड करोगे तो तमाम मिलकर ये टोटल हाइट बना देंगे। ये एच जो है, ये एच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट्स फ्रॉम पॉइंट 1 टू लेट्स से पॉइंट एन तक। और जब वर्टिकल कंपोनेंट्स लेंगे तो इसका मतलब बॉडी ए पॉइंट से मैक्सिमम बी पॉइंट तक पहुंच चुका होगा जहां पर उसने जाना है। लिहाजा हम कैलकुलेशन में सिर्फ ये हाइट यूज करेंगे,
ये 20 मीटर कंसिडर नहीं होगा। यही इस एमसीक्यूज का ट्रिक है। तो आप क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, W इज इक्वल टू mgh, W एज इट इज, m की वैल्यू कितनी है 60 है, g की वैल्यू हमने 10 ले ली और हाइट भी कितनी है 10 है। यू हैव 60 मल्टीप्लाई बाय 100, you can write it as 6000 joule, you can write it as 6 किलो जूल। तो ऑप्शन में एक था 6 किलो जूल, ऑप्शन बी था 12 किलो जूल, ऑप्शन सी था 20 किलो जूल, ऑप्शन डी था नन। तो स्टूडेंट राइट ऑप्शन है 6 किलो जूल। इस तरह के एमसीक्यूज कई दफा आते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन में ऐसा डाटा भी दे देता है जिसको आप एक्स्ट्रा के तौर पर डील कर सकते हो, उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए वो दे देता है। जैसे उसने यहाँ पर 20 मीटर लॉन्ग स्टेयर्स दी हैं, हालांकि यहाँ पर इसको यूज करने की जरूरत नहीं थी। तो बेटा ये 4 एमसीक्यूज हैं। हर एमसीक्यूज को सिर्फ मेमोराइज नहीं करना, उसका क्रक्स समझने की कोशिश किया करें, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया करें। उसका बेटा फायदा ये होगा कि अगर वैल्यूज चेंज कर दे, माइनर सा कुछ डिफरेंट केस डिफरेंट जनरेट कर दे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप उसका क्रक्स क्लियर है, देन यू कैन इजीली रिप्लाई दैट आंसर। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।